नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। इससे पहले 2 क्लास में मैंने एटम और एटम से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उन सब का डिटेल से सॉल्यूशन करवाया है। होप सो कि आपने वो क्लास देखी होगी। 1 या 2 नंबर की वो क्लासें थी, उनको अच्छे से पूरा कर लीजिए, क्योंकि 1-1, 2-2 कर ही हमें अपने इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कंप्लीट सिलेबस को इन क्वेश्चनों के सहारे अच्छे से और डिटेल से पूरा करना है। जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपको बता दूं कि इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है वीर कॉन्सेप्ट, इस पे कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की डिटेल से सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्वेश्चनों के साथ अगर कोई बच्चा कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी करनी है, कंप्लीट करनी है, कोई एक ऐसा बैच मिल जाए जिसमें सब कुछ मिले, पीडीएफ भी मिले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिले और डिटेल से एक-एक टॉपिक का एनकाउंटर बहुत अच्छे से और शिद्दत से बताया जाए, लिखवाया नहीं याद करवाया जाए। तो आपको मैं बता दूं कि अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक फाउंडेशन बैच मैंने बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है। उस बैच का प्राइस मात्र 499 रुपए है। इस बैच की एक क्लास की मैं आपको छोटी सी एक झलक दिखाता हूँ। ये टॉपिक मैं यहाँ यूट्यूब पे करा रहा हूँ ना, उसी से संबंधित पहले इस टॉपिक की थ्योरी अगर करना चाहते हो, यानी कि इस टॉपिक को किस प्रकार से करवाया है, इसी फाउंडेशन बैच में आप देख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में पिछला जो टॉपिक था वो एटम, एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा, वो फ्री होकर मूव करने लग जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन से फिर आपका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जी, कौन सा निकल के आएगा? चार्ज, यानी कि आवेश, क्योंकि वो एक प्रकार की एनर्जी है। उसी एनर्जी को जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लग जाते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो इस चार्ज के बारे में सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट है ना, कौन थे? मैथमेटिशियन ग्रीक साइंटिस्ट कौन थे? थेल्स। उन्होंने 2 वस्तुओं को रगड़ा, एम्बर नामक पदार्थ को, उसी एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सब सारी चीजें बहुत डिटेल से इस बैच में बता रखी है। आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियाँ, फिर आवेश के गुण कौन-कौन से होते हैं? संरक्षित राशि है, रोज्य राशि है, क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत मतलब इस ब्रह्मांड में जो विद्यमान सबसे छोटा आवेश जो समतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जिसे फंडामेंटल चार्ज, भौतिक आवेश या प्राथमिक आवेश कहते हैं, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद इस आवेश की कौन-कौन सी इकाइयाँ हैं, यूनिट क्या है, उसके बारे में बड़ा डिटेल से, यानी कि कुल मिलाकर इस पीडीएफ को मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा पहले थ्योरी करना चाहता है तो फाउंडेशन बैच में इनरोल करके थ्योरी कर सकता है। 499 रुपए प्रत्येक टॉपिक को इतना डिटेल से और शिद्दत से पढ़ाया गया है। कोई बच्चा फ्रेशर हो या फिर कोई बच्चा पॉलिटेक बीटेक का हो जिसको और कहीं से समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार इन क्लासों को लगा के देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उस थ्योरी को कर लीजिए, थ्योरी के बाद पीडीएफ को पढ़ लीजिए, टॉपिक पूरा होने के बाद वन लाइनर दे रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन उधर ही दे रहा हूँ वो क्वेश्चन लगा लीजिए। वो क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर यूट्यूब पर आके ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे आप एचएसएससी के तहत तैयारी कर रहे हो या फिर कोई ऐसे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आती है, तो इस फाउंडेशन बैच से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ऐप पे ही आपको मॉक टेस्ट नजर आएंगे, क्योंकि सिलेक्शन में 50% जो रोल प्ले करते हैं वो होती है थ्योरी रिवीजन, 25% आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और फिर 25% आपके मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, वो 50% रोल प्ले करने लग जाते हैं। तो 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में ऐप में आपको टेस्ट वाले सेशन पर नजर आएंगे, जिसके साथ मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, हरियाणा जीके और इंडिया जीके के क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। आज की इस क्लास में चार्ज और इससे अगली क्लास में हम चार्ज से अगला जो विद्युत धारा है, जब चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लग जाते हैं, उसी को हम विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से और डिटेल से हम जानेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? बच्चे ये भी गलत कराते हैं, उसको लगता है विद्युत, विद्युत को पढ़ते हैं और विद्युत धारा समझ के एम्पियर पे निशान लगा देते हैं। नहीं, वो विद्युत मात्रा की बात कर रहे हैं। विद्युत मात्रा, मात्रा यानी इन द सेंस अगर विद्युत धारा बोलता तो धारा शब्द आता है ना, इलेक्ट्रिक करंट नाम आता, लेकिन ये विद्युत मात्रा उस आवेश की बात कर रहा है। आवेश यानी कि ये बात कर रहा है किसकी? चार्ज की। तो हमसे पूछा है कि आवेश, विद्युत मात्रा मतलब आवेश यानी कि चार्ज की मात्रा क्या है। 3-4 मात्रा जो बार बार पेपर में पूछी जाती है उसके बारे में हम जानेंगे।
सबसे पहले जो मात्रा है वो है जी एसआई मात्रक। आवेश का अगर एसआई मात्रक बोलो तो वो आपका क्या है, वो है जी कूलाम। क्या है जी, कूलाम। बहुत अच्छे से और डिटेल से जो मैं यहाँ शब्द लिखूंगा ना वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिए। आवेश यानी कि चार्ज, उसको हम अच्छे से जानेंगे कि आवेश के कौन कौन से मात्रक है जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है जी आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, जिसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। एक आवेश का मात्रक होता है जी आपका सीजीएस मात्रक। अब ये एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में फर्क क्या है, तो फर्क इतना सा तो बस आप ध्यान रखिए कि एसआई मात्रक है ना वो बड़ा मात्रक होता है, तो एक होता है जिसका सीजीएस मात्रक जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की, एक मिनट में मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। ईएसयू की फुल फॉर्म क्या रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये किसकी मात्रा है, मात्रक है, ये भी आपके आवेश यानी कि चार्ज का मात्रक है। लेकिन ये कैसा मात्रक है, तो हम कहेंगे सर ये जो है आपका सीजीएस मात्रक है। कैसा मात्रक है जी, सीजीएस मात्रक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बड़ा मात्रक कौन होता है, एसआई मात्रक। तो आपसे पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक एक कुलाम में, एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाती है। तो याद रखेंगे कि एक कुलाम में 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाती है, क्योंकि बड़ा मात्रक कौन है, बड़ा मात्रक है जी आपका कूलाम। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो हम कहेंगे एक कूलाम में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाती है, क्योंकि ऐसा ही मात्रक है वो बड़ा होता है। उल्टा भी पूछा गया है पेपर में कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितने कूलाम आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो छोटा है तो बहुत ही कम कूलाम आएंगे। ये आएंगे 3.33। आप कह रहे थे सर कम आएंगे, ये तो ज्यादा है, 3 है यहाँ, 3.33 है। आगे बढ़िए एक बार, गुना में 10⁻⁻10 कूलाम आएंगे। अब देख लीजिए कितना छोटा है, यानी कि 3 × 10⁻, है ना, 9 था वहां, यहाँ है 3.33 × 10⁻−10, जो वो प्लस में था जबकि ये माइनस में है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 3.33 × 10⁻−10 कूलाम आते हैं। आप कहोगे सर याद कैसे करें, कुलाम, एक कुलाम बड़ा है तो 3 × 10⁻9, 3 × 9, ऐसे ही लिंक बना लेना। छोटा है तो कम आएंगे 3.33, बार बार 3 रिपीट हो रहा है तो यहाँ भी रिपीट हुआ 10⁻−10, 3.33 × 10⁻−10 कुलाम आएंगे। क्या इसके अलावा भी इस आवेश के दो तीन मात्रक तो हमने देख लिए। पहला मात्रक कौन सा देखा हमने, पहला मात्रक देखा जी हमने क्या, एसआई मात्रक, क्या देखा, कूलाम। फिर हमने देखा दूसरा जो अन्य मात्रक देखा वो देखा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो सीजीएस मात्रक है। क्या इसके अलावा भी इसका कोई मात्रक है, बिल्कुल है जी, इसका एक अन्य मात्रक होता है जी फेराड। क्या होता है, फेराड नहीं फेराडे। यही बात कंफ्यूजन के तौर पर पेपर में पूछी जाती है, फेराडे। क्या इसके अलावा भी इसका अन्य मात्रक है, बिल्कुल है जी, एम्पियर आवर। मैं बताऊंगा कि एक फेराडे में कितने गुलाम होते हैं, एक एम्पियर आवर में कितने आपके गुलाम होते हैं। एक होता है जिसका फ्रेंकोलिन, ये पेपर में नहीं पूछा गया फ्रेंकोलिन वाला, लेकिन नहीं पूछा गया तो इसको छोड़ दीजिए, साइड छोड़ दीजिए। एक यूनिट इसकी होती है एटॉमिक मास यूनिट, में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने गुलाम होते हैं। तो ये सारे के सारे मात्रक किसके हैं, ये सारे के सारे मात्रक आपके आवेश यानी कि चार्ज के हैं, जिसमें से एसआई मात्रक बोलो तो गुलाम, सीजीएस बोलो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 3.33 गुना में 10⁻−10 गुलाम, एक गुलाम में 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके अलावा एक फेराडे बोला है मैंने। अच्छा, एक फेराडे में ध्यान से देखेंगे, एक फेराडे में, एक फेराडे, एक होता है फेराड और ये है फेराडे। फेराडे वाले को कैसे याद रखेंगे, फेराडे, फेरा वाले डे, या फिर एक दिन में आप कितना चार्ज, आपके अंदर कितनी चार्ज, चार्ज एक प्रकार की एनर्जी, ऐसे लिंक बना लो कि आपके अंदर एक दिन में कितनी एनर्जी है। फेराडे, डे मतलब एक दिन में कितनी एनर्जी है, एनर्जी मतलब चार्ज। तो हम कहेंगे 96,500 गुलाम। कितना, 96,500 गुलाम। एक फेराडे में कितना बोला जाएगा, तो 96,500 गुलाम होते हैं। कितने होते हैं जी, 96,500 गुलाम होते हैं। क्लियर है। फिर एक आपने आवेश का मात्रक और भी लिखा है, वो है जी एम्पियर आवर। तो हमसे पूछा जाएगा कि एक एम्पियर, आगे आएंगे सिलेबस में, लेकिन बस आवेश का सभी मात्राओं का मैं एक बार इसी स्लाइड पे अच्छे से एनकाउंटर करना चाहता हूं, तो सारी चीज को यही बता रहा हूं। एक एम्पियर आवर में होते हैं जी 3600 गुलाम। कितने होते हैं जी, 3600 गुलाम। तो ये भी आगे चलकर अपने सिलेबस में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब ऊर्जा, शक्ति, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ वहां डिटेल से आपको पता लगेगा कि एम्पियर आवर, है ना, तो 3600 गुलाम।
फिर उसके बाद में बात करूं, एक होता है जी एएमयू। ये एएमयू ना मैं पिछली क्लास में जब आपको एटम पढ़ा के आया था तो उसके बारे में बहुत अच्छे से बता के आया हूं। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। यानी कि जो आपके एटम के जो बेसिक 3 एलिमेंट पार्टिकल है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके द्रव्यमान को हम एटॉमिक मास यूनिट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने बताया था पिछली क्लासों में, अगर उनको नहीं देखा तो देख लीजिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 1.672 गुना में 10 की पावर बोलिए -28 केजी के बराबर होती है। इसके बराबर होती है आपका एक एटॉमिक मास यूनिट, होता है कि नहीं होता। और इस एटॉमिक मास यूनिट को ना हम मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर मानते हैं, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.672 की जगह 3 आ जाएगा, ऑलमोस्ट बराबर है। तो इस वजह से मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू आई थी 1.007। और जो न्यूट्रॉन है वो सबसे भारी है 1.008। पिछली क्लास में सब कुछ बता के आया हूं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो 000459 वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एएमयू के बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो हम चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज में हम देखेंगे कि एक एएमयू की वैल्यू, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है वो 10 गुलाम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है जी? 10 गुलाम के बराबर होती है। तो ये सारे के सारे यूनिट किसकी है? गुलाम, आवेश की मात्रक है। आवेश का ऐसा ही मात्रक गुलाम। सीजीएस मात्रक बोलो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3.33 गुना में 10 की पावर -10 गुलाम। एक गुलाम में 3 गुना 10 की पावर 9 आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फेराडे, एक दिन में कितनी एनर्जी? 96,500 गुलाम। एक एम्पियर आवर में 3600 गुलाम। और अगर एक एटॉमिक मास यूनिट में बोलो तो एक एटॉमिक मास यूनिट आपके 10 गुलाम। एक फ्रैंकोलिन होता है जो आज तक नहीं पूछा गया, तो अपने को देखने की जरूरत है। बताइए यहाँ तक की कहानी अच्छे से क्लियर है क्या? थोड़ा सा इधर बताइए, यहाँ तक की कहानी अच्छे से क्लियर है क्या? कोई ऐसी चीज जो तुमको समझ में ना आई हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो तुमको लगता है कि भाई हमारे आउट ऑफ रीच से है सर, इसको हम याद नहीं कर सकते, तो भाई एक सिंपल सा इस फंडा है कि भाई ऐसी तो कोई खास बात तो आपके अंदर है नहीं कि भाई आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान, पुरुष या महिला, ऐसा तो कुछ सीन है नहीं। यहाँ हमारा जो चेक होगा वो चेक होगा आपके अपने ज्ञान से। अगर किसी से ये कहे ना कि बताइए कि तुम में से कौन अच्छे से जॉब करेगा, तुम कह दोगे मैं करूंगा, मेरे से ईमानदार इस दुनिया में कोई नहीं है। आप कहोगे तो मैं एक टांग पे ऐसे बागड़ी में बताना पड़ेगा, एक टांग पर का सारा दिन खड़ा रहूंगा, आराम हूं। ऐसे कोई मापदंड नहीं है। मापदंड यही है कि आपको इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। 70 की टेक्निकल आएगी तो उसको एक एक चीज को बहुत अच्छे से पहले डिटेल से शिद्दत से करना पड़ेगा। रट्टे लगा के बात नहीं बनेगी। रट्टे लगाने से वन लाइनर क्वेश्चन जो बाकी टीचर करा रहे हैं उतने से अगर करोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन तो एक सेकंड में अटेंड हो जाएंगे पढ़ते ही, क्योंकि वो तो सबको आते हैं। बात वहां फंसेगी जहां पर लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। जैसे अगले क्वेश्चन में थोड़ा तुमको आइडिया लगेगा। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश का मात्रक ही एम्पियर सेकंड है। आप कहोगे सर कैसे? आइए मैं बताता हूँ। तो यही बात बता रहा हूँ, रट्टे से बात नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? जब एक बार आप सिलेबस को बहुत डिटेल से और शिद्दत से करेंगे। वो फाउंडेशन बैच बना रखा है, उस कोर्स की प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कितनी ईमानदारी से मैंने वहां एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। आप लगाइए उसको और 1.5 या 2 की स्पीड में देख लीजिए। अगर पहले किसी और टीचर से सिलेबस कवर किया है तब भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उससे आप 50% और आगे बढ़ोगे। जितना सिलेबस आपको आता है ना उससे 50% आप और बेहतरीन हो जाओगे। एम्पियर सेकेंड। आप जब धारा के बारे में पढ़ोगे ना, विद्युत धारा, तो धारा होता है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है जी? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया? विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, तो हमने देखा था। ये क्या है? ये वही किताबी डेफिनेशन है। आवेश प्रवाह की दर, एक सेकंड में कितना आवेश, आवेश मतलब चार्ज, चार्ज क्या है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो एक सेकंड में कितनी बह जाएगी, उसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। उसी को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। हमने इसका जुगाड़ क्या कर रखा है? हमने इसका जुगाड़ कर रखा है, हम अपने सिंपल फॉर्म में इसको लिख देते हैं। आई इज इक्वल टू क्या बन जाता है? क्यू अपॉन में टी बन जाता है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी? क्यू अपॉन में टी बन जाता है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन 2016 की परीक्षा में। अच्छा, अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालूं तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और एक इस अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा ऑफ द जा रहा हूं मैं, ऑफ जा रहा हूं। कैसे? जब हम आवेश को आगे पढ़ेंगे ना तो आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एन ई होता है ना। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब फंडामेंटल चार्ज, भौतिक चार्ज, जिसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.602 गुना में 10 की पावर -19 गुलाम है।
वो भौतिक चार्ज, समतंत्र चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज के नाम से जाना जाता है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा जी आई इंटू में टी। और एक बात बताऊं, इससे रिलेटेड ना एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% आपको नजर आएगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड। आप कहोगे सर ये क्या फॉर्मूला है, हमने क्या देखा, आई इज इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आएंगे इस क्वेश्चन में, सुन लीजिए पहले, आई इज इक्वल टू क्यू ओपन में टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, बन गया। तो क्यू को हम क्या कहते हैं, क्यू मतलब किसी भी बॉडी में से जब आपको टोटल चार्ज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूं ये सारी बात। एन क्या है, एन है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी कंडक्टिंग वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, ई है जी फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है, अगर प्लस माइनस में इंडिकेट करो तो बात अलग है, नहीं तो वैल्यू क्या लिखेंगे 1.602 गुना में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, माइनस में, आप लगा सकते हो आगे, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को सिर्फ इतना सा यूज करते हैं, ये वाली वैल्यू यूज करते हैं, 1.602 को इग्नोर कर देते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं जी, फंडामेंटल चार्ज, मेंटल चार्ज, है ना, यानी कि भौतिक, भौतिक आवेश बोलते हैं इसे, फंडामेंटल चार्ज, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला ये चार्ज होता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आई क्या है, आई आपकी विद्युत धारा, और टी क्या है, टी, आई के बारे में तो यहाँ चर्चा ही की जा रही है। टी क्या है, टी है जी आपका टाइम, जिसको किसमें इंडिकेट किया जाता है, सेकंड में, किसमें मापा जाता है जी, सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड ना आज की इस क्लास में भी मैं 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 101। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन में। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू ओपन में टी, क्यू की वैल्यू निकाली तो आई इंटू टी हो गया। अब एक बात बताओ, आई, इस विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, हमने देखा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी आ गया, आई इंटू में टी आ गया। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान है उनको पता होगा कि विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, हम मापते हैं जी एम्पियर में, किसमें मापते हैं, एम्पियर में। और टाइम को किस में मापते हैं, टाइम को मापते हैं जी सेकंड में, ये एसआई यूनिट है, किसमें मापते हैं जी, एसआई यूनिट में। विद्युत धारा का तो एम्पियर में और टाइम को किसमें मापते हैं, सेकंड में। इज इक्वल टू क्या है जी, क्यू, और क्यू क्या है, क्यू है जी चार्ज, क्या है, चार्ज, क्यू ही लिख देता हूं मैं एक बार, ठीक है। क्यू, क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, क्यू इज इक्वल टू आ गया जी एम्पियर इंटू सेकंड। अच्छा, वैसे अगर लिखना चाहो तो इसकी भी यूनिट लिख दो। इस क्यू को किसमें मापते हैं, इस क्यू को मापते हैं जी कूलाम में। अभी लिखे ही आए ना, एसआई यूनिट लिख रहे हैं तो सबको किसमें लिख दिया, एसआई में। तो आवेश को मापा किसमें, आवेश को मापा जी कूलाम में, विद्युत धारा को एम्पियर में, टाइम को मापा सेकंड में। और ये आवेश है क्या, आवेश क्या है, आवेश इज इक्वल टू आ गया एम्पियर इंटू सेकंड। यानी कि हमसे पूछा है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो हम बोलेंगे एम्पियर सेकंड आपकी किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है जी, आवेश की इकाई। अब बताइए क्या ये तुम रट्टा लगा के बता सकते हो क्या, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर, हमने क्यू की वैल्यू निकाली आई इंटू टी, आई मतलब आपका एम्पियर और टी मतलब आपका क्या हो जाएगा, टाइम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू, ये तो कूलाम में हम माप रहे हैं, लिख देता हूं मैं सीधा ही, क्यू इज इक्वल टू, क्यू मतलब क्या है, आवेश है, तो आवेश मतलब आवेश बराबर हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अब एक बात और सुनिए, आपने विद्युत धारा को किस में मापा, एम्पियर में। विद्युत धारा आई इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन में टी था, क्यू अपॉन में क्या था, टी था। एक पेज ले रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमने देखा कि विद्युत धारा, जिसको हम पहले तो बोल रहे थे डेल क्यू बाई डेल टी, लेकिन हमने सिंपल फॉर्म में लगाया तो क्या बोला, क्यू अपॉन में टी। अच्छा, ये पता है कि ये आवेश है, इसको किस में मापते हैं, कूलाम में, और ये है टाइम, इसको किस में मापते हैं जी, सेकंड में, किस में मापते हैं, सेकंड में। तो ये बना जी सेकंड अपॉन में टाइम, क्या बना जी, सेकंड अपॉन में टाइम। ये भी पता लगा कि इस आई, आई मतलब विद्युत धारा, इसको किसमें मापते हैं, एम्पियर में, किसमें मापते हैं जी, एम्पियर में। अब एक बात बताओ, विद्युत धारा का एक मात्रक तो एम्पियर है, एसआई मात्रक एम्पियर है, तो हम क्या इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि एक एम्पियर की जो वैल्यू है, एक एम्पियर की जो वैल्यू है वो बराबर है एक कूलाम बटा में एक सेकेंड। बोलो, इस बात को ऐसे बोल सकते हैं क्या। ये पता है क्या निकला, ये निकला जी आपके विद्युत धारा का अन्य मात्रक। एक मात्रक तो एसआई मात्रक एम्पियर है, दूसरा मात्रक होता है जी कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। इस बात का मतलब पता है क्या है, ये पेपर में पूछा जाता है एम्पियर से रिलेटेड। एक सेकंड में किसी एक कोई चालक तार है ना, शुद्ध धातु है कोई, चालक तार में ही हम देखेंगे किसी विद्युत धारा को, क्योंकि आपके कुचालक में तो जाता नहीं, यानी कुचालक मतलब इंसुलेटर में तो जाता नहीं, और सेमीकंडक्टर में हम कोई स्पेशल पर्पज के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तब वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, ढीठ प्रकार का है थोड़ा।
तो एक सेकंड में किसी चालक तार में जब 1 कूलम्ब चार्ज बहता हो ना, तो उस धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। उस धारा का मान क्या होता है? 1 एम्पीयर होता है। और एक बात बताऊं मैं, ये 1 एम्पीयर वाली बात है ना, इस 1 एम्पीयर को अंतरराष्ट्रीय तौर पर बड़े अजीब-अजीब तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन अपने काम का यही है। ये पेपर में पूछा जाता है कि 1 एम्पीयर किसके बराबर होता है? तो हम कहेंगे 1 सेकंड में किसी चालक तार में से अगर आवेश 1 कूलम्ब बह जाए, तो उस धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर की डेफिनेशन सुनाऊं तुमको, पसीने छूट जाएंगे। वो कहेगा क्या कि नहीं, दो चालक तार कोई प्लेट लो और उनको निर्वात में ले जाओ। निर्वात जहां आपका वैक्यूम, निर्वात मतलब वैक्यूम, जहां पर कोई भी हवा गैस पानी कुछ भी ना हो, ठीक है, वहां ले जाइए और उनके बीच की दूरी 1 मीटर रखिए। 1 मीटर दूरी के बीच में जब इनके ऊपर 2 गुना 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन का बल लगे, तो वो जो बल वहां लग रहा है ना, तो वहां पर आपका 1 एम्पीयर विद्युत। क्या मतलब की बात है भाई? फिर एक और बोला कि एक सिल्वर नाइट्रेट का घोल लीजिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसका घोल लीजिए। और जब हम विद्युत धारा का एक प्रभाव पढ़ते हैं, जिसे हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। रासायनिक प्रभाव के तहत ना हमें एक घोल और उसके अंदर ना 2 रोड लेनी होती है। एक पे इलेक्ट्रॉन त्यागती है जो धनायन बन जाती है, एक पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है जो ऋणायन बनती है। और उसका प्रयोग हम ना विद्युत लेपन के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि परत चढ़ाने के लिए करते हैं। तब कहता है कि वहां जब परत चढ़ाएंगे ना, तो हमको चांदी इकट्ठी करनी है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में चांदी की मात्रा इकट्ठी करेंगे और जब उस घोल में से विद्युत धारा गुजारेंगे, उस विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर तब होगा जब वो सिल्वर नाइट्रेट में 0.001118 ग्राम चांदी इकट्ठी हो। अब बताओ क्या तुक की बात है? कोई नहीं पूछा जाता उनमें से कि अंतरराष्ट्रीय ओम की एम्पीयर की परिभाषा क्या है। बस तुमको ध्यान रखना है, विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। I मतलब एम्पीयर, विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक उसी प्रकार से 1 एम्पीयर किसके बराबर होगा? I इज इक्वल टू Q अपॉन में T था, तो 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में, 1 सेकंड में प्रभावित 1 कूलम्ब चार्ज को 1 एम्पीयर से इंडिकेट करते हैं। ये पेपर में पूछा गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन अच्छे से कवर हुआ कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड आपका मात्रक है जी आवेश का। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके आने चाहिए तभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे चलकर मैं तुमको बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद जो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया कि 1 एम्पियर आवर में कितने कुलाम होते हैं? कुलम बोल रखा है, कुलाम होते हैं, है ना? कब आया है? DRMRC 17/2/2020 की परीक्षा में आया हुआ है। समझिए इस बात को। अभी अभी हमने देखा, अभी तो याद ही कर लिया ना, याद हो गया कि एम्पियर इंटू में सेकंड, एम्पियर इंटू में सेकंड किसका मात्रक है जी? एम्पियर इंटू सेकंड मात्रक है जी आवेश का, यानी कि आपके चार्ज का। अच्छा, ये है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक एम्पियर, एसआई मात्रक समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। वो बोल रहा है जी एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू आवर 1 एम्पियर, और साथ में क्या है? आवर, आवर मतलब घंटा, HOUR ना। स्पेलिंग बहुत गलत होती है भाई, इग्नोर कर देना। HOUR, आवर, है ना, एम्पियर आवर। तो हमें पता है कि इसको एसआई में बदलना पड़ेगा। ये तो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है ये तो, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। हमें सेकंड पे जाना है, और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। और बराबर में क्या है जी? बराबर में जी आवेश, आवेश, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करो जरा। तो एक 6 गुना में 6 3600 बन जाएगा, साथ में 2 जीरो आ जाएगी, और साथ में क्या आ गया? साथ में आ गया जी एम्पियर इंटू में सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। अब एक बात बताओ, एम्पियर इंटू सेकंड क्या है? एम्पियर इंटू सेकंड एसआई मात्रक है। किसके मात्रक है जी? आवेश। तो आवेश को किस में मापते हैं? आवेश को मापते हैं जी कूलाम में। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 3600 आगे था और साथ में आ जाएगा कूलाम। हमसे पूछा है कि 1 एम्पियर आवर में कितने कूलाम होते हैं? 1 एम्पियर आवर में 3600 कूलाम होते हैं। और बताऊं, बच्चे इसे याद कर लेते हैं। अरे भाई, ये तो 1 एम्पियर है, 5 एम्पियर आता तो, 10 एम्पियर आता तो, और साथ में धारा का मान दे दे 2 एम्पियर 3 घंटे में प्रभावित हो, तो बताइए कितने कूलम्ब चार्ज है? तो क्या तुम इसको याद करोगे? याद नहीं करना। हमें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एम्पियर इंटू सेकंड, एसआई मात्रक में आना है। एम्पियर तो एसआई है, सेकंड में आना पड़ेगा। आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड में बदला तो 3600 एम्पियर सेकंड। और एम्पियर सेकंड क्या बताता है? आवेश को बताता है। 1 एम्पियर सेकंड आवेश को बताता है कि यानी कि अपना मात्रक आ जाएगा 3600 कूलम्ब। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए, वो क्या कह रहे हैं? किसी पिंड पर विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न एक स्थिति है। DMRC JEE 2017 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे पिछले 2 जो क्लास मैंने ली थी, उस क्लास का निचोड़ है, उस क्लास का निचोड़ है। आंसर तो 1 सेकंड में आ गया। उसने बोला कि किसी पिंड पे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की चर्चा कर रहे हैं, तो आवेश किससे बनता है? फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही।
किसी पिंड पर विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न एक स्थिति किससे बनती है? इलेक्ट्रॉन से बनती है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके नाभिक के अंदर बंधे होते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से, उनका कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन विद्युतीय रूप से किसी भी एटम को उदासीन करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो ये पूरे पिछले 2 क्लास का निचोड़ है। कैसे? आइए समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के सारे पिछला सारा रिवाइज हो जाएगा। हमने देखा था कि कोई एक एटम होता है, इस एटम के सबसे जो अंतिम ऑर्बिट होता है किसी भी एटम का, जो सबसे बाहरी जो कक्ष होता है किसी भी एटम का, सबसे जो बाहरी कक्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जी आउटर, वैसे तो सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं पहले, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी, ऑर्बिट, ऑर्बिट बोल दो, कक्ष बोल दो, एनर्जी लेवल बोल दो, है ना। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया के एल एम एन, है ना, यहां तक हमने लिया। आपको पता है कि ये वाला जो लास्ट वाला है, यही हमने क्या बोला? इस वाले को बोला हमने आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और तुमको एक बात और भी बताई थी कि ये जो के होता है ना, इसकी मिनिमम एनर्जी होती है। क्या होती है जी? मिनिमम एनर्जी। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, हल्के में मत लेना। इसकी क्या होती है जी? मिनिमम एनर्जी होती है। जबकि इस एन की क्या होती है जी? एन की होती है मैक्सिमम एनर्जी। ये दिखाई नहीं दे रहा हुआ, इसकी क्या होती है जी? मैक्सिमम एनर्जी होती है। क्या होती है जी? मैक्सिमम एनर्जी होती है। तुमको ये भी मैंने बताया था कि लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर इससे ज्यादा होंगे तो हमें नया ऑर्बिट बनाना पड़ेगा। तो ये है जी कोई आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जैसे मैंने बोला उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम रख दिया मैंने एन। क्या नाम रख दिया? एन। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता को बताते हैं। कंडक्टर में 1 2 3 होते हैं, सेमीकंडक्टर में 4 होते हैं, इंसुलेटर में 8 होते हैं। तो वो या तो बॉन्ड बनाएंगे या बॉन्ड तोड़ेंगे। इंसुलेटर वाले तो 8 कंप्लीट है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ना ही बॉन्ड तोड़ते हैं। कंडक्टर वाले जो है, जैसे एजी, एजी मतलब चांदी, चांदी का एटॉमिक नंबर 47, लास्ट ऑर्बिट में एक एटम मिलेगा। तो वो बहुत इजीली जब मूव करता है, क्योंकि चांदी आपकी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो मूव करता है तो रास्ते में आने वाले किसी अन्य एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। अच्छा, मूव क्यों करता है? क्योंकि जब एटम के बीच का जो नाभिक है, उस नाभिक का लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ना, उस पे बहुत कम नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो नाभिक के बिल्कुल लास्ट में है, बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर है। दूसरी बात, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उसमें। तो वो नाभिक से फ्री होकर, आजाद होकर घूमने लग जाता है। जब वो घर फ्री होकर घूमने लगेगा तो कोई और एटम का भी फ्री इलेक्ट्रॉन उससे टकराएगा। जैसे मैं घर से आजाद हुआ तो जिस प्रकार से मेरे फ्रीडम मैंने चूज किए, कोई और किसी ने भी फ्रीडम चूज की होगी, हम दोनों रास्ते में मिल गए, दोनों मिल गए और एक प्रकार की एनर्जी बन गई। ठीक है, चलो भाई ये काम करते हैं, चलो भाई यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, अच्छा ही सोचेंगे, कुत्ता थोड़ी ना मारना है यार। तो ठीक उसी प्रकार से वो अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट होगी। वही एनर्जी आपकी क्या कहलाती है? आवेश। उसी एनर्जी को जब किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करेंगे, कोई सेल या बैटरी जोड़ेंगे, तो वो एनर्जी, जो अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉन्स थे जो इधर उधर ऐसे हिल डुल रहे थे, वो एक पर्टिकुलर दिशा पकड़ लेते हैं, वो पर्टिकुलर दिशा पकड़ लेते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, जबकि विद्युत धारा अपोजिट जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर या तो वो बॉन्ड को बनाएंगे, या तो बॉन्ड मतलब समझते हो ना, या तो वो बंध को बनाएंगे या फिर वो बंध को तोड़ेंगे। ये जो बंध को बना देंगे या तोड़ेंगे तो एक प्रकार की एनर्जी मिलेगी। एक प्रकार की क्या बनेगी भाई? एनर्जी बनेगी। उसी एनर्जी को तो हमने क्या कहा? उसी एनर्जी को हमने चार्ज कहा, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो आवेश कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी? आवेश कहलाएगी। और इसी एनर्जी को किसी सेल या बैटरी से जोड़ने पर, उस सर्किट से, है ना, उस कंडक्टिंग वायर को किसी सेल या बैटरी से जोड़ने पर, उसी एनर्जी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। उसी एनर्जी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। उसी एनर्जी को, ये एनर्जी चार्ज, उसी एनर्जी को जब हम एक स्थान से दूसरे, ये एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, उसी को हमने क्या कहा? विद्युत धारा कहा। तो आवेश प्रवाह की दर, इसको क्या बोला जाता है पता है? आवेश प्रवाह की दर, इसको बोला जाता है जी आवेश प्रवाह की दर,
है ना, की दर। और पता है इसका दूसरा नाम क्या बोला, आवेश प्रवाह बोलो, या फिर इसी बात को बोला जाता है जी इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह की दर। तो ये जो आवेश, जो एनर्जी बनी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे या बॉन्ड तोड़ेंगे, कोई सोर्स ऑफ इमीडिएट अप्लाई होगा तो एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट होगी। उसी एनर्जी को तो हमने क्या कहा, चार्ज कहा। क्या कहा जी, चार्ज। उसी चार्ज को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लग जाते हैं, आवेश प्रवाह की दर डेल क्यू अपन में डेल टी, कितने टाइम, कितने सेकंड में कितनी चार्ज आपका चला गया, तो वो आपकी विद्युत धारा बन जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर या फिर आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं जी, आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि ये जो छोटी सी बात थी, ये पिछले 2 क्लास का निचोड़ है। एटम आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो KLMN, एक तो वो नाभिक से बहुत ज्यादा दूर होता है, मैक्सिमम एनर्जी होती है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। थोड़ा सा हल्का सा कोई सोर्स ऑफ EMF सेल बैटरी से जोड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन टूट के मूव करने लग जाते हैं, तो एक प्रकार की एनर्जी बनाते हैं। बॉन्ड बनाएंगे या बॉन्ड तोड़ेंगे, उसी एनर्जी को हमने आवेश का, और उस आवेश को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लग जाते हैं तो वो आपकी विद्युत। बताइए क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया भाई। तो हम जो चीज सीख रहे हैं ना, वो है एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरे उस टॉपिक का निचोड़, और मजा आ रहा होगा आपको, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है। कह रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर में, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और वीडियो के आप अब तक यहाँ रुके हुए, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी है। मैं 5000 क्वेश्चन इसी प्रकार से इंडिविजुअल टॉपिक को उठा के और उसके एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पूरा करना है। आपका अगर एक सहयोग और हो जाए कि सेशन को आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन ग्रुपों के साथ शेयर कर दो जहां पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को करने वाले बच्चे हैं, तो एक बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाह के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। BSNL JEE 2016 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सारे में 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूं। एक पेज मैंने ले रखा है, ये वाला। ठीक है, इस पेज पे ही हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस पेज पे ही हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको मैंने एक चीज बताई थी, एक चीज मैंने बताई है कि जो आवेश होता है Q, Q इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, अच्छा इसको कैपिटल Q से मैं इंडिकेट करूंगा यहाँ। ठीक है, कैपिटल Q आवेश, जिसको मैंने बताया था +-1 Ne, ये मैंने बताया था। ठीक है, इसी आवेश को यहाँ भी हम रख सकते हैं कि Q की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, Ne। तो मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। आवेश यानी कि चार्ज Q और +-Ne यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में क्या आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फंडामेंटल चार्ज। आपको कहोगे सर उस क्वेश्चन का इस केस से क्या लिंक है, इस पेज को मैं वहां ले जाऊंगा वापस। सुनिए, काम की बात है। यहां से क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालू, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना, रट्टा नहीं लगाना, समझिए इस बात को, क्योंकि ये तो 1 कूलाम चार्ज की बात हो रही है। हो सकता है कि 10 कूलाम आ जाए, हो सकता है 15 कूलाम आ जाए, हो सकता है कि 44.4 कूलाम आ जाए। तो वहां क्या तुम ये वैल्यू याद रखोगे? नहीं। सुनिए, वो कह रहा है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, तो n की वैल्यू, n मतलब क्या है, अगर मैं ये देखूं, ये तो क्या है जी, ये तो है जी चार्ज। क्या है, चार्ज है। इस पेज को मैं वहां ले जाऊंगा, मैं परेशान मत होना। n क्या है, n है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और E क्या है, E है जी फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज यानी कि चार्ज ऑफ, भौतिक चार्ज बोलते हैं, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इसको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। अगर मैं n की वैल्यू निकालू तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E हो जाएगा। बोलिए ये बात क्लियर हुई कि नहीं? Q अपॉन में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर चार्ज आपका 1 कूलाम हो, अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे बोलो कि आपका चार्ज, चार्ज मतलब Q की वैल्यू अगर आपकी 1 कूलाम हो, चार्ज को किसमें मापते हैं, 1 कूलाम, तो ये कह रहा है कि हमसे कि 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने प्रोटॉन्स बह जाएंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन आपके बह जाएंगे। तो चार्ज की मात्रा कितनी है जी, 1 कूलाम, 1 कूलाम बटा में क्या है, ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज। इस फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू को थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये रहा फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है जी 1.602 गुना में 10 की पावर
19 कूलाम। फंडामेंटल चार्ज बोल दो या फिर चार्ज कैरियर बोल दो, इसी को फंडामेंटल चार्ज, भौतिक चार्ज और प्राथमिक चार्ज के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1.602 को जब आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे ना तो 1.6 ही लिखना होता है, गुना में 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये आ रही है जी एन की वैल्यू। तो एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो यूनिट तो आएगी नहीं, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 बटा में 16 रहा, और जो 10 की पावर 19 था माइनस का वो प्लस का जाके 19 हो जाएगा, और ये आ जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। काट के सोल्व कीजिए जरा। 2 से काटा तो कितना आ जाएगा? 5। 2 से काटा तो 8। 8 को 5 से भाग करूं तो भाग तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। ये बन गया 50। 8 छिके 48, कितना बचा? 2, है ना। 8 दूनी 16, कितना बचा जी? 4। 8 पंजे 40, गुना में 10 की पावर 19। और ये पता है क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए, इस वैल्यू को या तो आप ऐसे याद रखिए, 2-3 तरीके हैं इसको, या तो ये याद रखिए 6.25 गुना में 10 की पावर माइनस का 19, माइनस नहीं, वो माइनस 19 तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 19। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इस पॉइंट को आगे ले जाओ, 6.25, है ना। पॉइंट अगर आगे लेके गए हो तो एक पावर कम हो जाएगी, 18। इस बात को ऐसे भी लिखता है 625, ये पॉइंट को और आगे ले जाओ, गुना में 10 की पावर 16। और ये पता है क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ये। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। कब? जब आपका 1 कूलाम चार्ज किसी बॉडी पर अप्लाई हो। कब? जब आपका 1 कूलाम चार्ज किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर, है ना, कंडक्टिंग मटेरियल पर, किसी वस्तु पर अप्लाई हो। 1 कूलाम चार्ज किसी वस्तु पर क्या हो? अप्लाई हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम पर बराबर होते हैं और एटम विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। उसी पेज को मैं यहाँ ले आता हूँ, इसके जस्ट नेक्स्ट बाद ले आता हूँ, क्योंकि अब उस पेज की वैल्यू यहाँ बन जाती है। एक मिनट रुकिए, पेज को मूव कैसे किया? तो पेज से, एक मिनट रुक जाइए बस, मैं सिस्टमेटिक ढंग से फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे वापस। मूव, ठीक है, आ गया ये पेज। क्वेश्चन क्या था कि एक विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाह करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। वो कह रहा है कि हमें विद्युत धारा की आवश्यकता, कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा। आप बताइए I इज इक्वल टू क्या था? आप कहोगे सर बिल्कुल भी लिंक नहीं है उस क्वेश्चन से, आपने कैसे एक्सप्लेन कर दिया? अभी बता दो। I इज इक्वल टू क्या था? Q अपॉन में T था, Q अपॉन में T था। ठीक है। आप बताइए कि Q की वैल्यू क्या आएगी? Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू में T, I इंटू में T। अच्छा, फिर बोल रहा है कि एक I को किस में मापते हैं जी? एम्पियर में। ये क्या आ गया? 1 एम्पियर इसने दे रखा है, 1 एम्पियर दे रखा है ना। और कह रहा है कि टाइम कितना है? टाइम भी है जी 1 सेकंड। कितनी है? 1 सेकंड। 1 एम्पियर और 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक विद्युत विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रभावित होती है। तो 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रभावित होती है, तो किसके बराबर आएगा? 1 कूलाम चार्ज के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 1 कूलाम चार्ज के बराबर आएगा। अब बताइए लिंक बना कि नहीं बना? कम दिखाई दे रहा होगा, मार्कर दूसरा लेता हूं। देखो ये बना जी लिंक। कैसे कि हमने देखा कि 1 सेकंड, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रभावित हो रही है। 1 सेकंड, एम्पियर सेकंड किसके बराबर होता है जी? एम्पियर सेकंड बराबर होता है जी आपके कूलाम के। किसके बराबर होता है? चार्ज के, कूलाम के बराबर होता है। तो हमने देखा कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा जब प्रभावित हो रही है, तो इस बात का मतलब क्या है कि 1 कूलाम के बराबर है। और 1 कूलाम चार्ज किसी बॉडी पर जब आप अप्लाई करते हो, ये देखो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया कि 1 कूलाम चार्ज किसी वस्तु पर जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं, या तो बोलो 0.625 गुना में 10 की पावर, बोलिए 10 की पावर 19, 10 की पावर 19, या फिर इसी बात को 6.25 गुना में 10 की पावर 18, 10 की पावर 18, या फिर इसी बात का एक अपडेटेड वर्जन भी पेपर में पूछने लग गया कि 625 गुना में 10 की पावर, बोलिए 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इसी बात को इस क्वेश्चन में पूछ रखा था। हमसे पूछा है कि 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो 1 कूलाम चार्ज के बराबर होती है। और 1 कूलाम चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ आपका क्या है? फंडामेंटल चार्ज है। 1 कूलाम चार्ज क्या है? फंडामेंटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 गुना 10 की पावर 19। अब ऑप्शन देखिए,
1.6 6.25 गुना में 10 की पावर 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और पावर यहाँ पीडीएफ में ऐसे आती है, ये पावर का साइन है 6.25 गुना में 10 की पावर 19। लेकिन ये ऑप्शन ना होता तो 6.25 गुना में 10 की पावर 18, ये ऑप्शन नहीं होता तो 625 गुना में 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन वहां बहेंगे। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अब इस बात को बच्चे रट्टा मारने लग जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 सेकंड और 1 एम्पीयर आए, हो सकता है कि वहां 2 सेकंड और 4 एम्पीयर की धारा आ जाए। तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। एम्पीयर इंटू सेकंड आपका कूलम्ब चार्ज बनाता है, और चार्ज की बात कर रहे हैं तो 1 कूलम्ब चार्ज आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके फंडामेंटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे आपके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं। और एक ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, आगे आप देखोगे कि किसी बॉडी पर जब 1 कूलम्ब चार्ज अप्लाई करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बह जाते हैं? ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूजन पैदा हो गई, क्या है सर, ये क्या है, समझ में नहीं आया। मैं देखो दो क्वेश्चन बने यहाँ से। एक क्वेश्चन तो ये बना है कि एक विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती हो, तब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई आपको पता है कि भाई 1 सेकंड में, सेकंड है ना, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है, तो उस चार्ज को हम क्या कहते हैं? 1 कूलम्ब चार्ज कहते हैं। आपको पता है Q इजिकल टू आई इंटू टी होता है। आपको मैंने बहुत अच्छे से पिछले 3-4 क्वेश्चनों में यही तो बात बताई है। Q इजिकल टू आई इंटू टी। 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है, तो 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बहते हैं? वो बहते हैं 6.25 गुना में 6.25 गुना में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। ये वाली बात आप कहोगे सर ये वाली बात है, तो फिर अगले पेज पे क्या है? अगले पेज पे भी इसी चीज को हमने वहां से यहां उठा के लिखा है। कैसे? कि किसी Q इज इक्वल टू एन ही होता है, और एन की वैल्यू निकालेंगे तो Q अपॉन में ये आएगा। क्यू मतलब 1 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? फंडामेंटल चार्ज है 1.6 गुना में 10 की पावर 19। सोल्व किया तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.6.25। ये तीनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए, चाहे बीच वाली याद रख लीजिए, 6.25 गुना में 10 की पावर 18, इस वैल्यू को याद रख लीजिए। तो इसको आगे पीछे घुमाते रहिए, पॉइंट आगे ले जाएंगे तो एक पॉइंट ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, एक पीछे से लेके आएंगे तो 2 पॉइंट नीचे घट। इस बात को पेपर में घुमा फिरा के क्या पता कितने ही तरीके से पेपर में पूछ रहे हैं। क्या? या तो ऐसे याद रख लीजिए कि 1 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, तो 6.25 गुना में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये याद रख लीजिए। या फिर इस बात को ऐसे भी पेपर में पूछा, और एक आगे क्वेश्चन और दिखाऊंगा जस्ट इसी के बाद, कि 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है, तो कितना कूलम्ब चार्ज लगेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स बह जाएंगे? तो 1 कूलम्ब चार्ज लगेगा, 1 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बह जाते हैं? 6.25 गुना में 10 की पावर 18। लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं था, तो इस पॉइंट को आगे खिसकाएंगे तो 18 से 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ये बात उन्हीं को अच्छे से समझ में आ रही होगी जिन्होंने क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किया हो। एक क्वेश्चन और देखिए, इससे बिल्कुल बिल्कुल मिलता जुलता हुआ। एक चालक में 1 मिनट में कितना आवेश प्रभावित करे कि धारा का मान 1 एम्पीयर हो जाए, कि धारा का मान 1 एम्पीयर हो जाए। आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई? आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में टी, क्यू अपॉन में टी। वो कह रहा है कि 1 मिनट में कितना आवेश, अभी बोल रहा है कि 1 मिनट में, हालांकि ये सेकंड में होना चाहिए था। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना आवेश प्रभावित करे कि धारा का मान कितना हो जाए? 1 सेकंड हो जाए, धारा का मान कितना हो जाए? 1 एम्पीयर हो जाए। ये क्वेश्चन दिया है, यानी कि आवेश के बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन समझे आप? मैंने सारा पहले ये फॉर्मूला, तो आप पेपर में कोई एक क्वेश्चन आएगा तो एक बेसिक फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है। वो कह रहा है कि एक चालक में 1 मिनट में कितना आवेश अप्लाई करे, जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो लिख लेते हैं एक बार, कितना आवेश अप्लाई करे कि धारा का मान 1 एम्पीयर हो जाए। क्यू की मान निकालना है, किसका मान निकालना है? क्यू का मान निकालना है। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू में टी होगा, आई इंटू में टी होगा। हमें क्या यूज करनी होती है? हमें यूज करनी होती है एसआई मात्रा, एसआई मात्रा। एम्पियर, धारा को एम्पियर में मापते हैं, बिल्कुल सही है। उसने बोला है 1 एम्पियर, बिल्कुल सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बोला है 1 मिनट, 1 मिनट यूज करेंगे नहीं, हम सेकंड, एसआई मात्रा यूज करेंगे, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 मिनट में, 1 मिनट ही बोला है ना, 1 मिनट में कितना आवेश प्रभावित करे कि धारा का मान 1 एम्पीयर हो जाए। ठीक है,
लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो आई की मान निकालना है। किसका मान निकालना है, आई का। एक मिनट रुक जाइए भाई, ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि 1 एम्पियर इंटू सेकंड किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज के बराबर आ जाएगा। क्यू की मान नहीं बताना, कितना आवेश प्रभावित करे कि धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए। बिल्कुल सही है, ठीक ही लगाया हमने, गलत नहीं लगाया। तो एक कितना आवेश अप्लाई करे, क्यू का मान निकालना है कि धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए। मिनट में था, सेकंड में बदल दिया, तो कितना अप्लाई करेंगे, 60 एम्पियर इंटू सेकंड क्या होता है, गुलाम होता है। तो क्या आंसर आएगा, 60 गुलाम। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो ना चंद सेकंडों में सोल्व होने वाले हैं, ये उन्हीं से सोल्व होने वाले हैं जिनके अंदर ये बात अच्छे से सेट है कि भाई कॉन्सेप्ट ये बनता है कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। कह रहे कि 1 मिनट में कितना आवेश अप्लाई करे कि धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए। तो क्यू का मान निकालना है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी। वो कह रहे कि 1 एम्पियर की धारा थी, टाइम था 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड किसके बराबर आता है, गुलाम के। तो 1 गुलाम, कितना गुलाम चार्ज बहेगा, 60 गुलाम चार्ज आपका बहेगा। चलिए ना भाई, इसी से रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन पूछा और लेवल का क्वेश्चन है। मैंने तुमको जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने क्या कहा था कि ये जो फॉर्मूला है, क्या पता कितने ही क्वेश्चन इस फॉर्मूले से उठ के आएंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कि क्यू इज इक्वल टू आई टी, और क्यू की जगह हम क्या रखते हैं, प्लस माइनस एन ई रखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आई इंटू में टी होता है। इसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रखा है। कैसे, इसने बोला है कि यदि किसी अनुप्रस्थ काट चालक में 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 सेकंड में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, तो चालक में धारा क्या होगी। डीएमआरसी 2017 में जेई की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब तुमको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है जी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है। इसी से हमने फॉर्मूला निकाला कि क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जी आई इंटू में टी। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू में टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इस क्यू को हम क्या रख सकते हैं, क्यू की जगह रखते सकते हैं सर हम, क्यू इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, और इज इक्वल टू क्या आ गया, आई इंटू में टी आ गया। बोलो ये बात समझ में आई क्या। और यहां से हमने कि किसी बॉडी पर, इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाला था, इस फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से बोल लो चाहिए इस वाले फॉर्मूले से हमने क्या निकाला था कि 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी पे अप्लाई करते तो कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, 6.25 गुना में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। निकाला था ना, एक्सप्लेन करके आया हूं। तो हमसे पूछा है, अब क्वेश्चन को पढ़िए आप। इसने बोला है टाइम दे रखा है, क्या क्या चीजें दे रखी है उस पर निशान लगाइए। बोल रहा है ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हो या फिर यहां से ड्राइव भी कर सकते हो। क्योंकि इस जगह रख सकते हैं प्लस माइनस एन ई इज इक्वल टू आई एन टी। टाइम दे रखा है हमें, ये टाइम दे रखा है, जो जो चीजें दे रखी है उस पर निशान लगाइए, जो जो चीजें दे रखी है उस पर निशान लगाइए। टाइम दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दे रखे हैं, ठीक है, गुजरते हैं तो चालक में धारा, इसका मान हमें निकालना है, इसका मान तो हमें निकालना है। ई बच गया, ई आपका क्या है, फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.602 गुना में 10 की पावर -19 कूलम। होता है कि नहीं होता, लेकिन न्यूमेरिकल में कितनी यूज करते हैं, 1.6 गुना में 10 की पावर -19। तो 3 चीजें दे रखी है और एक चीजें बतानी है, कोई मुश्किल है क्या, कोई भी मुश्किल नहीं। तो लिखिए आई की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आई। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो एन ई डिवाइड बाय में क्या लिखूं, डिवाइड बाय में लिखिए टी, क्या रखिए टी। आप कहोगे सर इतने सारे फॉर्मूले याद करने हैं। अरे भाई जब से मैंने क्लास स्टार्ट की इस फॉर्मूले से बाहर मैं गया ही नहीं। आई इज इक्वल टू क्यू अपन में टी, इससे बाहर गया हूँ क्या, एक बार भी नहीं गया। आई इज इक्वल टू क्यू अपन में टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, और इस क्यू की जगह हम जानते हैं किसी भी बॉडी से जब चार्ज निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन। हमें 3 चीजें दे रखी है, एक का मान निकालना है, आई का मान निकालना है, तो टी मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, एन ई अपन में टी आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं, इसने बोले हैं कितने बिलियन, 1 बिलियन। कितने बोला है, 1 बिलियन। बिलियन का मतलब क्या होता है, जैसे किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा ऐसे जाते हैं ना, तो बिलियन होता है 10 की पावर 9। याद रख लेंगे इसको। इसके लिए तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। 1 बिलियन, बिलियन का मतलब होता है जी 10 की पावर 9। बिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9, ठीक है। तो रखेंगे 10 की पावर 9, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, इसने बोला है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बोला है, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। 1 बिलियन का मतलब क्या है, बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, गुना में ई। ई क्या है जी, फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में यूज करते हैं 1.6, और गुना में 10 की पावर माइनस का 19, और साथ में क्या आएगा, कूलम आएगा।
टाइम, टाइम मतलब सेकंड, टाइम किस में है, टाइम बोला है 10 की पावर माइनस का 3 सेकंड, 10 की पावर माइनस 3 सेकंड। अच्छा कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड क्या आ जाता है जी, एम्पियर। कूलाम पर सेकंड क्या आ जाता है जी, एम्पियर। यानी कि कूलाम बटा में सेकंड आ गया, यानी कि यूनिट तो एम्पियर आएगी और विद्युत धारा का मान निकल जाएगा। ये 10 की पावर 3 है, ऊपर जाके 10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाते हैं प्लस का 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.6 तो आगे है, गुना में 10 की पावर 9 प्लस का था 3 और जुड़ जाएगा, मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगा 12, 10 की पावर 12 गुना में, गुना में क्या आएगा जी, 10 की पावर क्या है, 10 की पावर माइनस 19 है, 10 की पावर क्या है जी, 10 की पावर माइनस का 19 है, और साथ में क्या है जी, एम कूलाम पर सेकंड यानी कि एम्पियर। सोल्व करेंगे इसको तो 1.6 गुना में 12 में से 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7, 10 की पावर माइनस का 7, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल। आप कहोगे सर रट्टा लगाते तो शायद मेरे ख्याल से इस न्यूमेरिकल को तुम सोल्व नहीं कर पाते, 1.6 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 ये एम्पियर है इस क्वेश्चन में। कुछ दम, कुछ भी दम नहीं है। लेकिन भाई ये बात तभी सोल्व होगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। रट्टा लगाने से हो सकता है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएं, लेकिन बाकी क्या, बाकी को कौन सोल्व करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एक एक चीज पे फोकस कीजिए, अदरवाइज आपका कुछ नहीं बनने वाला पेपर में। वो कह रहे हैं कि यदि 18 एम्पीयर धारा किसी परिपथ से आधे मिनट तक प्रभावित हो तो प्रभावित आवेश की मात्रा क्या होगी। यानी कि I इज इक्वल टू बोलिए क्या है, क्यू अपन में टी है, एक ही फॉर्मूले से बाहर में जा ही नहीं रहा, और जाऊंगा कैसे, क्योंकि मेरा टॉपिक ही आवेश है। आवेश है तो बस आवेश की चर्चा होगी और किसी की चर्चा ही नहीं होगी। वो कह रहा है क्या क्या चीजें दे रखी है, 18 एम्पीयर की धारा दे रखी है, जो चीजें दे रखी है वो देखिए, 18 एम्पीयर की धारा दे रखी है, आधे मिनट में टाइम दे रखा है, और क्या पूछ रहे कितना आवेश प्रवाह होगा, इसकी मान हमें निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो बोलिए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें एसआई यूनिट यूज करनी है। कौन सी यूनिट यूज करनी है, एसआई यूनिट करनी है। आई, आई का मान बोलिए कितना है, 18 एम्पियर, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है 18 एम्पियर। एसआई मात्रा क्या है धारा का, एम्पियर, एम्पियर में मापते हैं। टी, टी कितना बोला है, आधा मिनट, आधा मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, आधा मिनट में होते हैं जी 30 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 30 सेकंड होते हैं, तो गुना में क्या आ जाएगा 30 सेकंड। अच्छा अब एक बात बताइए, एम्पियर इंटू में सेकंड क्या बनता है, एम्पियर इंटू सेकंड बनता है जी कूलाम, क्योंकि आवेश निकलेगा, एम्पियर इंटू सेकंड क्या निकलता है, कितनी क्वेश्चनों में बता चुका ये बात है। एम्पियर इंटू सेकंड मतलब एम्पियर इंटू सेकंड आपका मतलब है चार्ज, चार्ज किस में मापते हैं, कूलाम में, 18 तिया 54, और साथ में क्या आ जाएगी जीरो, यानी कितने कूलाम चार्ज, 540 कूलाम चार्ज। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में कम से कम तुम्हारे 2 से 3 देखने को मिलेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, और बच्चा पता नहीं क्यों न्यूमेरिकल देखे उसको बस ऐसे ही हाथ पांव कामने लग जाते हैं। है इस क्वेश्चन में दम। और मैं सच बताऊं ना, आप पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक जितने भी मैंने आज कराए या 5 6 7 जितने भी, मेरे ख्याल से किसी भी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले के अलावा मैंने कोई बात ही नहीं लिखी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। लिखी है क्या, नहीं लिखी। एक और लिखा था मैंने, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, तो वो बात तो आपको चार्ज ऑफ बॉडी, कोई भी नई बात आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं नजर आएगी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, है ना। जब मैंने ये वाला पोर्शन आपको समझाया था कि किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज अप्लाई करते हैं तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसी में हमने Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई को भी बहुत अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल देखा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई रख लिया। हमें 3 चीजें दे रखी थी, चौथी चीज निकालनी थी, आई का मान निकालना था, तब एन ई के बटा में क्या चला गया, टी चला गया। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो तुमको लगे कि भाई यार इसमें पता नहीं क्या दे रखा है। जैसे अगला देखो, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन 2018 की परीक्षा में पूछा है, और मैंने क्या कहा था कि तुम रट्टा मत मारो, कभी कभार 1 एम्पियर की जगह 5-6 एम्पियर भी दे देता है। देखिए इसने क्या कहा है, 1-6 एम्पियर किसके तुल्य है, हमें एम्पियर से याद आया कि धारा का जिक्र कर रहा है, धारा इज इक्वल टू क्या, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है, क्यू अपॉन में क्या होता है, टी होता है। सही है भाई। अच्छा क्यू को किस में मापते हैं सर, इसको कूलाम में मापते हैं, टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, किस में मापते हैं जी, सेकंड में। अच्छा इस धारा का मान हमें दे रखा है, इस धारा का मान हमें दे रखा है, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, जूल पर सेकंड, वाट पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कैसे, आप बताइए कि 6 एम्पियर दे रखा है, आई इसका मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 6 एम्पियर, और 6 एम्पियर किसके बराबर है, 6 एम्पियर बराबर है किसके, कूलाम पर सेकंड। किसके बराबर है, 6 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड। यानी कि हमें किसके तुल्य है ये बात पूछिए, 1 मिनट रुकिए भाई, बोल आ रही है इसको।
ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन था कि 6 एम्पीयर निम्न में से तुल्य है। आप बताइए 6 एम्पीयर की बात कर रहे हैं। 1 सेकंड में प्रभावित 1 कूलम्ब चार्ज को हम 1 एम्पीयर कहते हैं। उसने तो कहा कि 6 एम्पीयर प्रभावित कर रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितने कूलम्ब बोलेंगे? 1 सेकंड में 6 कूलम्ब। 1 सेकंड में क्या बोला जाएगा? 6 कूलम्ब चार्ज को प्रभावित कर रहे हैं। है ना? 1 सेकंड में, यानी कि नीचे क्या आएगा? सेकंड। तो कूलम्ब, है ना? कूलम्ब यानी कि समझो इस बात को। 1 सेकंड में, कोई 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज को प्रभावित करते तो धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। तो वो तो कह रहा है कि 6 एम्पीयर है, तो कितने कूलम्ब चार्ज रहेगा? 6 कूलम्ब चार्ज रहेगा और कितने सेकंड में? प्रति सेकंड में। तो 6 एम्पीयर किसके बराबर हो जाएगा? 6 एम्पीयर बराबर हो जाएगा 6 कूलम्ब पर सेकंड। 6 कूलम्ब पर सेकंड। बताइए कोई दम है इस क्वेश्चन में? आईटीआई इलेक्ट्रीशियन 2018 की परीक्षा। अब बच्चा इतना परेशान है, ये जूल पर सेकंड, वाट पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड, इस आंसर तो ये पता ही है कि 6 में से आएगा। क्योंकि 6 एम्पीयर की धारा है कि तो 6 कूलम्ब आपका आपका आवेश लगने वाला है, लेकिन यूनिट तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना। तो एम्पीयर आई इज इक्वल टू क्यू अपन में क्या रहता है? टी रहता है। तो कूलम्ब पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 1 कूलम्ब 1 एम्पीयर, 1 सेकंड में 2 कूलम्ब 2 एम्पीयर, 1 सेकंड में 5 कूलम्ब 5 एम्पीयर, 1 कूलम्ब 1 सेकंड में 6 कूलम्ब तो 6 एम्पीयर। तो 6 कूलम्ब पर सेकंड ये बराबर आ जाए। क्लियर है? वही तो आपके क्या होती है? विद्युत धारा का मान होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड में प्रभावित हो तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, सोल्व करना पड़ेगा। उसे कहते हैं जी कूलम्ब। क्या कहते हैं? कूलम्ब। पता है ना कि I इज इक्वल टू क्या रहता है? Q अपॉन में T। Q अपॉन में T, क्या पता कितने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कह रहे कि 1 एम्पीयर की धारा, धारा का मान क्या बताया? 1 एम्पीयर बताया। 1 एम्पीयर बताया। 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो बताइए 1 सेकंड में अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित हो रही है तो इसका मतलब उस पे कितना कूलम्ब? 1 कूलम्ब चार्ज लगा होगा। कितना कूलम्ब चार्ज लगा होगा? 1 कूलम्ब चार्ज लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन से धारा मानव को दर्दनाक झटका देती है? हालांकि ये वाला जो है ना क्वेश्चन, वो हम जब आपके व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा देखेंगे ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, हेल्थ या सेफ्टी जो चैप्टर देखेंगे ना, उसमें बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा। लेकिन अपनी जो विद्युत धारा है उसके कुछ प्रभाव है। जैसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, है ना, विद्युत धारा का एक झटके का प्रभाव, विद्युत धारा का एक आयनीकरण प्रभाव, ये बहुत सारे आपके प्रभाव है, तापीय प्रभाव। कुल मिलाकर 6 प्रभाव होते हैं विद्युत धारा के, है ना? विद्युत धारा के कुल मिलाकर 6 प्रभाव होते हैं। दिखाता हूं मैं तुमको एक बार, जिनको मैंने बड़े आरामदारी से एक-एक चीज को वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, जब मैंने करवाया था विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? मेरे ख्याल से इस स्लाइड में नहीं है, अगली स्लाइड में है। ये देखो, ये विद्युत धारा को किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं? 4 प्रकार की विधि है। और फिर था विद्युत धारा के प्रभाव, ये देखो 6 प्रकार के। उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, एक्स किरण प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव और एक है जी शारीरिक प्रभाव, यानी कि विद्युत का झटका। तो यहाँ इंट्रोडक्शन के तौर पर सारी चीजें यहाँ मैंने बता रखी है, और इंट्रोडक्शन के तौर पर जो आपका लास्ट प्रभाव है जिसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक प्रभाव। तो वहां मैंने बताया कि 5 एम्पीयर की धारा, 5 एम्पीयर की धारा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक झंझनाहट पैदा करेगी। निम्न में से कौन सी धारा मानव के लिए एक दर्दनाक झटका देती है? तो उसी को मैं यहाँ सारी चीज को बता रहा हूं। अच्छा, एक तो ये समझना, जो मिली एम्पियर में ये, क्योंकि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, 1000 मिली एम्पियर होते हैं। 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर धारा, वो 20 वयस्क, 20 हट्टे खट्टे जुआन को, 20 वयस्क की मौत का कारण बन सकती है। 20 वयस्क व्यक्ति की मौत का कारण बन जाती है ना? तो 1 एम्पियर तो बहुत ज्यादा होती है, मौत का कारण बन सकती है। ठीक है? इतनी हैवी होती है 1 एम्पियर। यहां सिर्फ बात हो रही है मिली एम्पियर की। किसकी बात हो रही है जी? मिली एम्पियर की। तो बात करते हैं 5 मिली एम्पियर, जो आपके मोबाइल फोन के चार्जर में आती है ना? 5 मिली एम्पियर, क्योंकि मोबाइल फोन का जो अडेप्टर होता है वो स्टेप डाउन प्रकार का आपका ट्रांसफॉर्मर का एक प्रकार है। ठीक है? स्टेप डाउन एक युक्ति है वो, जो घरों में 220 240 वोल्ट आ रही है ना, उसको, उस धारा के मान को 5 मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। तभी तो मोबाइल फोन की जो निप होती है उसको जीभ से टच करते हैं ना, एक झंझनाहट सी महसूस होती है। तो 5 मिली एम्पियर पर आपकी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? संवेदनशील होती है, इस पे कोई फर्क नहीं। बात करता हूं मैं 20 मिली एम्पियर की, तो यहां पर आपको दर्दनाक झटका महसूस होता है, दर्दनाक झटका महसूस होता है। ये दर्दनाक झटका आपके, है ना, मांसपेशियों में सिकुड़न पैदा करना, है ना, और भाई अच्छे खासे 3-4 दिन तक आपको रियलाइज कराता रहेगा कि भूल गई क्या, विद्युत का झटका लगा था।
ठीक है, 20 मिली एम्पियर पर 50 मिली एम्पियर पर ना आपकी मौत की संभावना बन जाती है, यानी कि मौत की संभावना बन जाती है, हालांकि मौत हो भी जाती है, मौत की संभावना, है ना, संभावना, 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 क्योंकि आपको ना हार्ट अटैक, हृदयघात, हृदयघात लिख देता हूँ, हिंदी में लिख रहे हैं तो सारा हृदयघात, हृदयघात, यानी कि आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बन जाती है। 50 मिली एम्पियर से बढ़कर अगर आप देखोगे ना 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर पर आपकी निश्चित मौत है। वहां तो संभावना थी, यहाँ पर आपको कोई नहीं बचा सकता। वो एक चांस ये रहता है कि भाई आप एसी से चिपे हो या डीसी से, तो डीसी तो ना भाई आपको ना जितनी ज्यादा डीसी ना, वैसे तो बहुत हल्की फुल्की डीसी हो तो कोई झटका नहीं लगेगा, लेकिन हैवी डीसी हो तो डेफिनेटली मौत है, क्योंकि वो छोड़ती नहीं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अप डाउन नहीं होती, उसकी फ्रीक्वेंसी निक्स रहती है। आपकी जीरो फ्रीक्वेंसी पे डीसी काम करती है, तो उसकी वोल्टेज उस धारा का मान निश्चित रहता है ना, और इस वजह से वो पकड़ लिया तो नहीं छोड़ेगी। ऐसी है वो, एक बार प्लस साइकिल एक बार माइनस साइकिल में आती है, तो एक झटका, एक अगर आपके अच्छे क्रम है तो आप बच सकते हो, लेकिन 100 मिली एम्पियर पर आपकी निश्चित मौत हो जाती है, और आपके शरीर का ना मतलब जल जाता है, शरीर, शरीर पर छाले पड़ जाने या फिर शरीर जल जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा जी, जलेगा, 100 मिली एम्पियर पर। ठीक है, अच्छा फिर पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस धारा पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। 50 पे भी चांसेस बन जाते हैं, 100 पे, लेकिन हमें ऑप्शन वो चूज करना होता है जिसमें सबसे ज्यादा धारा का मान हो। जैसे निम्नलिखित में से किस धारा पर इंसान की मृत्यु निश्चित है, किस धारा पर इंसान की मृत्यु निश्चित है। इसने बोला 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, इसने बोला जी 10 मिली एम्पियर, 10 नहीं 20 ले लेते हैं, 20 मिली एम्पियर, है ना, जिसमें मांसपेशियों में सिकुड़न दर्दनाक झटका महसूस होता है। इसने बोला जी 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, और इसने बोला जी आपका 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर। 1000 तो चलो ठीक है, वो ज्यादा हो गया, मैंने लिख दिया जी 200 मिली एम्पियर। अब बताओ आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। अब आपको वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें मान सबसे ज्यादा हो। आपको पता है 50 पे भी मौत है, 20 पे तो नहीं होगी, दर्दनाक झटका है, 100 पे भी मौत है, लेकिन हमें ऑप्शन वो चूज करना होता है जिसमें सबसे ज्यादा धारा का मान होता है, यानी कि 200 मिली एम्पियर पर आपकी निश्चित मौत। ठीक है, तो चूज वही करना है जिसमें आपका सबसे ज्यादा धारा का मान दे रखा हो, लेकिन ये मिली एम्पियर पे है, और बात करता हूं सिर्फ एम्पियर की, तो एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, जो 20 वयस्क की मौत का क्या बन सकता है, भी कारण बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे, एक मिली एम्पियर में 1000 मिली, एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर, जो 20 वयस्क की मौत का कारण बन सकता है, ये मिली एम्पियर में आपकी वैल्यू पूछ रखी है। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध कितना होता है। अब देखो, दर्द का जो आपको विद्युत का झटका लगता है, उसके बचाने के लिए आपको क्या बोला जाता है कि भाई नंगे पाँव किसी तार को मत छूइए, है ना, पाँव गीले हो, शरीर गीला हो तो भाई आप स्विच वगैरह के हाथ मत लगाइए, तार वगैरह का नहीं छूइए, क्योंकि आपके अंदर विद्युत का झटका लग सकता है। अच्छा, ये जो बोली जाती है बात की, जब आप किसी वर्कशॉप में या फिर कोई विद्युत कार है, उसको मोटी सोल के अच्छे हैवी वाले, है ना, रबड़ के या फिर लेदर के क्या पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि, और पाँव गीले नहीं होने चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है। क्यों बताई जाती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी ना एक प्रतिरोध होता है, हमारे शरीर अपनी बॉडी के अंदर भी प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रभाव को रोकता है। सुनो थोड़ा सा, 2 मिनट लगेगी, सुन लीजिए। पता है क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी ना एक बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है। उस पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है ना, वो जीरो होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि फिर प्रतिरोध क्या है, धारा के प्रभाव में बाधा डालने वाला। तो होगा क्या, किसी हम चीज को छुएंगे, कोई नंगे वायर को हमने छुआ, लाइव फेज को हमने छू लिया, तो अपने क्या होगा, सर्किट, धारा कब बहेगी, जब सर्किट कंप्लीट हो। सर्किट कंप्लीट हो गया, कैसे, हमने उसको छुआ और ये सर्किट बना और पृथ्वी में चली जाएगी। अगर हमारी बॉडी अगर सूखी होगी, तो हमारी बॉडी का प्रतिरोध उस धारा के सर्किट को पूरा नहीं होने देगा। या फिर आपने ये सूखी चप्पल, अच्छी सोल वाले जूते पहन रखे, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि धारा उस मार्ग को चूज करती है, पहले तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, या फिर धारा उस मार्ग को चूज करती है जिसमें आगे बाधा कम हो। हमारी बॉडी में भी ढीला हो गया, तो धारा के प्रभागों में सुगमता प्रोवाइड करेगा, और पृथ्वी का प्रतिरोध जीरो मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सारे के सारा करंट पृथ्वी के अंदर चला। पेपर में बड़ा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है, अनंत या शून्य, है ना, पसीने छुड़ा देता है। हमें लगता है कि इतना बड़ा खगोलीय पिंड अनंत रहेगा, अगर अनंत रहेगा तो धारा अंदर थोड़ी ना जाएगी, जबकि हम पता है कि सारी की सारी हम क्या करते हैं, केबलों को, किसी भी कोई भी जो जिस पे हम काम करते हैं उस मशीन को, या फिर कोई भी बिल्डिंग को हमेशा क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं,
यानी कि हम भूमिगत करते हैं ताकि धारा का प्रभाव भूमि के अंदर चला जाए और हमें झटके का महसूस ना हो। तो मानव शरीर है ना, उसके अंदर भी प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध धारा के प्रभाव में बाधा डालता है। 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है जी शुष्क शरीर। शुष्क शरीर। शुष्क शरीर का मतलब क्या है? जहां मतलब आपने कोई भी गीला बॉडी नहीं है और आपका शरीर बिल्कुल सूखा है, आपने चप्पल वगैरह ये सब चीजें पहन रखी है, यानी कि धारा के प्रभाव को रोकेगी। तो उस शुष्क शरीर के जो मान होता है, प्रतिरोध का मान होता है, वो होता है जी 1 लाख से, क्या बोलेंगे, 1 लाख से 6 लाख के बीच में। 1 लाख से 6 लाख के बीच में होता है ना? 1 लाख से 6 लाख के बीच में क्या होता है जी? प्रतिरोध होता है। यानी और प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। यानी कि शुष्क शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 लाख से 6 लाख के बीच में होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध, यानी कि जब सामान्य बोल दीजिए, है ना, सामान्य बोल दीजिए, या फिर इस बात को बोल दीजिए कि जब आपका शरीर क्या हो? गीला शरीर हो, गीला, गीला, गीला शरीर हो, है ना, गीला शरीर हो, तो उस शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो अप्रोक्सीमेट बराबर होता है जी 1000 ओम के। किसके बराबर होता है? 1000 ओम के, क्योंकि प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं जी? ओम में मापते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, फिर 2-3 और पूछे जाते हैं। एक होता है जी हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड प्रतिरोध कितना होता है? हाथ से हाथ का प्रतिरोध कितना होता है? तो वो होता है जी 500। कितना होता है जी? 500। अच्छा, एक होता है जी अपना ईयर टू ईयर, कान से कान तक का, ईयर टू ईयर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होता है अप्रोक्सीमेट 100 ओम। कितना होता है जी? 100 ओम। अच्छा, आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन में आर। देखो सुनो, ये जो आगे आगे पढ़ेंगे हम, देखो, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताता हूँ। देखो सुनो, एक मेरा नाम है वीरकरण, VIR, तो इसी से ये VIR मेरा नाम है, ठीक है, वीरकरण। तो वीरकरण से अपने 2-3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। इसको मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ओम्स लॉ है ये, लेकिन फिलहाल अपने को काम चलाना है। तो यहाँ से हम धारा का मान निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में R हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। और ये जो मापदंड है ना, ये बने हैं यूएसए के अकॉर्डिंग, और वहां पर 240 वोल्ट नहीं जाता, वहां पर जाता है 220, 240 नहीं जाता, वहां पर जाता है 110 वोल्ट। कितना जाता है जी? 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। और अपने शरीर का प्रतिरोध अगर मान के चलते हैं, शुष्क शरीर है तो 1 लाख से 6 लाख। अगर मान के चलो अपना गीला शरीर है, तो अपने शरीर का प्रतिरोध कितना हो गया? 1000 ओम हो गया। कितना ओम हो गया जी? 1000 ओम। जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 जीरो है, 2 जीरो जब हम डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा पॉइंट, ये यहाँ आ जाएगा। और ये किस में आ गया जी? एम्पियर में। एम्पियर से हम मिली एम्पियर में निकालेंगे तो 110 मिली एम्पियर आ जाएगा। और 110 मिली एम्पियर यानी कि एम्पियर किससे? 100 से जब ज्यादा हो जाता है तो 100 पे अपनी निश्चित मौत हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? तो इस वजह से शरीर ना हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? हमारा शरीर हमेशा क्या होना चाहिए? सूखा होना चाहिए, या फिर अगर शरीर गीला है या फिर ये कहें कि सामान्य स्थिति है, उसमें हमें किसी भी वायर को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। और बात कर रहे हैं 110 वोल्ट की। 110 वोल्ट पे 110 वोल्ट अपने तो यहाँ एक 220 आती है, इसी वजह से इंडिया के यूएसए की तुलना में ना अपनी वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो खतरनाक है, क्योंकि वहां पर तो 110 वोल्ट आता है, अपने यहाँ 220 240 वोल्ट आता है। आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से तो 0 कैंसिल, देखो सोल्व करके बताता हूँ, 0 से 0 कैंसिल, एम्पियर में आएगा करंट, आपको पता है। 2 जीरो एडजस्ट करनी है, 2 जीरो एडजस्ट करनी है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 जीरो एडजस्ट करनी है तो ये आ गया जी आपका पॉइंट, दो से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। ये आ गया जी 0.11 एम्पियर आ गया। एम्पियर 1000, इसको सोल्व करेंगे तो पता कितना आएगा? ये आएगा जी, ये पॉइंट है ना 3 अंक आगे खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 110। ये एम्पियर है, 1 एम्पियर में कितने होते हैं? 1000 मिली एम्पियर, तो ये आ जाएगा 110 मिली एम्पियर। और 110 मिली 100 मिली एम्पियर पर अपनी निश्चित मौत हो जाती है। तो बताइए 110 मिली एम्पियर पर कोई बचा पाएगा क्या? नहीं बचा पाएगा। जैसे जैसे ये तो मैंने 1000 पर बात की है। अच्छा, यहाँ अगर 1 लाख होता तो वहां सिर्फ और सिर्फ मान आता 5 मिली एम्पियर से भी कम, और वहां पर अपने को झटका नहीं लगता। हाथ से हाथ का है 500, 500 से बात करेंगे और ज्यादा आपका धारा का मान आएगा और ज्यादा झटका लगेगा। कान टू कान में वो तो बस पटाखा बोलते हुए नजर, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन, सारे के सारे पेपर में पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके सब, ये भी क्वेश्चन पेपर में सबके सब पूछे गए हैं, लेकिन इसको डिटेल से हम करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी वाले चैप्टर में। ये तो विद्युत धारा के कुछ प्रभाव थे, इस वजह से मेरे को आपको यहाँ करवाना पड़ा है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। वो कह रहा है कि किसी अनावश्यक पिंड में को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित किया जा सकता है? किस माध्यम से आप उसे आवेशित कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है।
तो आपको पता है कि जो आवेश पैदा करने की 3 विधियां होती है। आवेश पैदा करने की कितनी विधि होती है? 3। पहली विधि होती है जी घर्षण, जिसको थेल्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था। पहली विधि को क्या कहेंगे? जो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है वो जी घर्षण। घर्षण के बारे में किसने बताया? 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व या फिर आज से 2600 वर्ष पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट थे थेल्स, है ना, ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने थेल्स परिमेय भी दिया है। उन्होंने बताया कि जब किसी, है ना, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एम्बर नामक पदार्थ को, एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी से इलेक्ट्रिसिटी और उसी से चार्ज बॉडी मिली। एम्बर नामक पदार्थ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा, किससे रगड़ा भाई? सिल्क के कपड़े से। एम्बर नामक पदार्थ को सिल्क से, है ना, सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो उसने पाया कि इस एम्बर या इस सिल्क के कपड़े पर अगर एम्बर आपका नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और सिल्क अगर आपका पॉजिटिव हो रहा है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, रगड़ने से ना इनकी तरफ ना कण आकर्षित हुए। उसी को फिर आगे चलकर बेंजामिन फ्रैंकलिन अच्छे से बताते हैं कि एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। धन आवेशित कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ऋण आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किए हैं। एक तो एम्बर को इन्होंने सिल्क के कपड़े से रगड़ा, एक बिल्ली की खाल को, है ना, एक चमड़े से, मतलब कांच की छड़ को किसको रगड़ा? आपके बिल्ली की खाल से या फिर एक सूती कपड़े से रगड़ा। ये बताऊंगा मैं आगे आपको चलकर। तो ये जो रगड़ने से आया वो घर्षण बल कहलाता है, घर्षण आवेश कहलाता है, जिसको 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया। ठीक है। एक होता है जी आपका सहवन से। सहवन मतलब चालन से। जब दो धात्विक यानी कि कंडक्टिंग कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग मटेरियल को, कंडक्टिंग, है ना, कंडक्टिंग कोई वायर मान लो, कोई दो कंडक्टिंग मटेरियल को जब पास लाते हैं, जब दो कंडक्टिंग मटेरियल को पास लाते हैं और तब उनमें से जो धारा का प्रवाह होती है तो उसे कहते हैं सेवन से। क्या कहते हैं? सेवन से। और इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में बताया जी आपके, किसने वो बताया था? हेल्स ने। ये बताया वोल्टा ने। किसने बताया जी? वोल्टा ने। किसने बताया जी? वोल्टा ने। ठीक है। और तीसरा है जी प्रेरण। किससे है जी? प्रेरण। 1 मिनट रुक जाइए भाई, 1 मिनट रुक जाइए। ये फोन को ना मैं घुर घुर करने लग जाता है भाई, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है। और बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम बाकी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि दो कंडक्टिंग मटेरियल को जब पास लाते हैं उसके द्वारा जो आपका आवेश बनता है उसको हम कहते हैं वोल्टा, और इसी के ऊपर आपके बल्ब, फैन, पंखा, है ना, ये सारे कुछ चलते हैं, और इसी को हम विद्युत धारा के सेंस में पढ़ते हैं, क्योंकि उस चार्ज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। एक होता है जी प्रेरण। ये आता है कि किन्हीं, है ना, किन्हीं बॉडी को बिना संपर्क में लाए, बिना, है ना, संपर्क में लाए, बिना संपर्क में लाए। तो फिर सर इसमें कैसे आपका घर्षण पैदा होगा, आपका सॉरी आवेश पैदा होगा? तो यहां होगा मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव। क्या बोलेंगे जी? चुंबकीय प्रभाव के द्वारा। चुंबकीय प्रभाव। आप पढ़ोगे ना, जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे पूरा, तो वो सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड है ना, ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर, जनरेटर। वहां पर आप देखोगे कुछ एक पर्टिकुलर चीजें हैं जिसमें बिना संपर्क में लाई, जब आप किसी एक धारावाहिक कुंडली में से जब धारा का मान प्रभावित करते हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक प्रकार की फ्लक्स बनती है, जो अगली कोर के माध्यम से अगली, है ना, कुंडली को काटेगी, वहां पर विद्युत धारा पैदा हो जाएगी। तो वो वाला आपका आवेश जो होता है वो किससे बनता है? बिना संपर्क में लाए चुंबकीय प्रभाव से। किससे होता है जी? चुंबकीय प्रभाव से होता है। तो इसके अंदर क्या है? ये वाला जो सिल्क के कपड़े से आपने रगड़ा है, ये बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में, कम मात्रा में होता है। और ये आपका क्या बनेगा? ये बनेगा जी आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनेगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो विद्युत बन जाएगी जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी, इसका मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डॉट लगा दिया, समझ जाओगे आप। वो बन जाएगी स्थितिक विद्युत की। क्या बन जाएगी? स्थितिक विद्युत की, जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते, स्थैतिक विद्युत की, जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। ये क्या बनेगी? इसकी मात्रा, ये बहुत कम मात्रा में होता है, इसके सिर्फ प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, जबकि इस पे आप सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी पड़ते हैं, इसकी मात्रा अधिक होती है।
इसकी मात्रा अधिक होती है क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। मात्रा अधिक कब होती है? जब आप इसको ट्रांसफ़र कर सकें। इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको सिर्फ़ आप महसूस कर सकते हैं। किसी चीज़ को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, इस वाले चार्ज को जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो स्टेप अप, स्टेप डाउन से वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस वजह से इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यही आपका निकल के आएगा जी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या निकल के आएगा? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी निकल के आएगा, ठीक है? ये डायनेमिक इलेक्ट्रिक यानी कि गतिक विद्युत की। क्या निकल के आएगा जी? गतिक गतिक वैद्युत की। गतिक वैद्युत की। ये आपका गतिक वैद्युत की तरफ इशारा कर देगा। ठीक है भाई? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, गतिक वैद्युत की। गतिक विद्युत्की को कहलाएगा। तो इसके अंदर गतिक विद्युत्की के अंदर जितने भी आपके विद्युत के से जो इक्विपमेंट चल रहे हैं, वो सारे के सारे गतिक विद्युत्की की तरफ है और ये वाले किससे चल रहे हैं जी? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं इसके प्रभाव को। जैसे आप सो रहे हो, रात को आप जब जरा कंबल वगैरह ओढ़ते हो तो आपने उसको देखा होगा कि उसके अंदर हल्की-फुल्की चिंगारियाँ सी उठती हुई नज़र आती है, हल्का-फुल्का रोशनी नज़र आती है। जब आप किसी चेयर पे बैठते हो और पीछे से किसी सूती कपड़े से ऐसे मारने को कहते हो, यहाँ टच कराते हो तो एक हल्का-सा एक झनझनाहट, एक चिंगारी चिट की एक आवाज़ सुनती है आपको। जब आप किसी रेशम के कपड़े पर काफ़ी समय से बैठे और उठ के चलते हो ना, तो आपको एक प्रकार का घर्षण, एक प्रकार का मतलब हल्का-सा एक झनझनाहट सी महसूस होती है। तो वो वाली बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे सिर्फ़ और सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है। और बिना संपर्क किए वाले इस वाले में हम सारी की सारी किसको पढ़ेंगे? मोटर को और जनरेटर को, है ना? मोटर और जनरेटर वाला पोर्शन इसी के अंदर आता है। यानी कि आपके सारे के सारे मोटर जनरेटर वाला पोर्शन है, वो आपका बिना संपर्क में लाए प्रेरण के प्रभाव से, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव से वो इसके तो घर्षण को बिना आवेशित पिंड के निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता? इन तीनों के द्वारा किया जा सकता है, तो किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? तो अपना ऑप्शन होगा अपने अक्ष पे घूर्णन के द्वारा नहीं किया जा सकता। घर्षण के द्वारा हो सकता है, सेवन चालन, सेवन मतलब चालन, सेवन को क्या बोला जाएगा? चालन। चालन के द्वारा भी हो सकता है और आपका प्रेरण के द्वारा भी हो सकता है ना? है ना? प्रेरण के द्वारा भी हो सकता है। तो ये वाली जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, ये वाला डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। क्लियर है भाई? तो यहाँ से टू भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो करेंगे अब अगली क्लास में क्योंकि सुबह-सुबह घंटे की क्लास मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो हो सकता है कि आज की क्लास में ना आपको थोड़ा-सा हेवी लगा होगा, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता था कि कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं होता। कॉन्सेप्ट को कीजिए आप एक ही फ़ॉर्मूले में सारे क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल सोल्व किए। यहाँ आपको मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज बॉडी पर जब किसी भी बॉडी पर अगर 1 कूलम्ब का चार्ज आप आरोपित करते हो, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स बह जाते हैं। उसी क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से तोड़-मरोड़ के आपके सामने पेश किया। कह रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रभावित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? तो 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स जबकि आई ये एम्पीयर इंटू सेकंड 1 कूलम्ब के बराबर है और 1 कूलम्ब मतलब जब अप्लाई करते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इस प्रकार से तोड़-मरोड़ के आपके सामने पेश करेगा और वो तभी क्लियर कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फाउंडेशन बैच है मात्र 499 में उसमें एनरोल करके आप अभी से साथ-साथ क्वेश्चन लगाते रहिए, साथ-साथ थ्योरी को करते रहिए और इस प्रकार से करोगे तो कुछ भी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग